नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान से, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विकास का इतिहास कि आखिर भारतीय संविधान बना कैसे, और संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे जिससे बहुत से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। और हम पूरे इस टॉपिक को एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। आप भी इसमें इन्वॉल्व होइएगा और इसे आपको रटना नहीं है, बस एक कहानी की तरह समझना है और वीडियो को पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है। आप इस वीडियो को अगर पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और भारतीय संविधान के विकास के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर भारतीय संविधान बना कैसे। पर उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर संविधान कहते किसको हैं। तो संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। मतलब कि जनता पर शासन करने के लिए एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे संविधान कहते हैं। तो किसी भी देश का शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ का संविधान होता है। और संविधान दो तरह का होता है, लिखित और अलिखित। लिखित उदाहरण के तौर पर भारत का संविधान ये लिखित संविधान है, और अलिखित ब्रिटेन का संविधान हो गया, सऊदी अरब का संविधान हो गया, ये अलिखित संविधान है। ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो हम भारतीय संविधान को 3 फेजेज में पढ़ेंगे। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा 1935 भारत शासन अधिनियम, और तीसरा प्रमुखता जिससे हमारा संविधान बना है जिसके तहत 1946 का कैबिनेट मिशन। तो हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, आपको पता ही होगा। पर संविधान कहते किसको है? जनता पर शासन करने के लिए जो कानून बनाया जाए। तो अंग्रेजों ने अपने भले के लिए, भले ही उन्होंने अपने भलाई के लिए कानून बनाया हो, पर वो भारत का ही पार्ट था। तो इसलिए इसकी शुरुआत, भारत के संविधान की शुरुआत 1773 से ही होती है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो हम पढ़ते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। आपको पता है इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। इसी के बाद अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया था, 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। तो अंग्रेजों द्वारा जीत ले जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जिसके तहत 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। और उसमें भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी। तो ये भारतीय संविधान के का शुरुआत यहीं से हुई, रेगुलेटिंग एक्ट से। तो रेगुलेटिंग एक्ट था क्या? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आपको बता दूं कि 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो भारत में सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और ये बहुत बार पूछा गया है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। ये पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आज आप संविधान देख रहे हैं हमारा, उस संविधान में 60% हिस्सा 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। कुछ भाग तो हुबहू लिए गए हैं और कुछ में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो भारतीय संविधान का बहुत सा भाग, मैंने जैसे आपसे बताया ना कि इसी अधिनियम से लिया गया है। क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो संविधान बना है उसका मुख्यतः पार्ट किससे लिया गया है? तो याद रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ये अंग्रेज लेकर आए थे और इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। कि जो म्यांमार भारत से अलग कर दिया गया, पहले भारत का हिस्सा हुआ था म्यांमार, जिसे बर्मा कहते थे, उसे 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा ही भारत से अलग किया गया। और इसी के अंतर्गत भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में भारत में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो ये किसके तहत हुई थी? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत। तो उसके बाद हम देखते हैं 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन। तो इसी कैबिनेट मिशन के गठन के तहत जो हमारा आप संविधान देख रहे हैं, आधुनिक संविधान, इसी मिशन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही बना है। तो जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन किया गया कि ताकि जो भारत का संविधान है बनाया जाए। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा 389। कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? तो 389 सदस्य थे। तो उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो हमारा पूरा भारत था, पूरे भारत पे अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। लगभग 60% जो हिस्सा था उसमें पूरा डायरेक्ट अंग्रेजों का अधिकार था। और जो लगभग 40% हिस्सा है उसमें राजे रजवाड़ों जो देशी रियासतें हैं उनका अधिकार था। कहीं पर फ्रांस का अधिकार था, कहीं पर पुर्तगाल का अधिकार था। मतलब 60% तो डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन था। तो उसे हम ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। और बाकी जो देशी रियासतें हैं इस पे राजा रजवाड़ों का अधिकार था। जैसे राजस्थान हो गया, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का हो गया, वहां पर राजा रजवाड़ों का अधिकार था, इसीलिए उसे हम देशी रियासत कहते हैं। ठीक है। तो जब हमारा संविधान बना तो 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि आए, जहां पर मतलब ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट अधिकार था, वहां से 292 मेंबर चुने गए। और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि आए,
मतलब जो राजा थे वो 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि मेंबर बन के आए और 4 चीफ कमिश्नर। तो ये संख्या पूछी जाती है ज्यादातर कि ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे, याद रखिएगा 292 और 93 थे देशी रियासतों के, और कुल कितने थे तो 389 थे। तो उसके बाद अब हम आगे देखते हैं संविधान सभा की कार्यवाही कि आखिर हमारा संविधान बना कैसे। तो उसमें मुख्यतः आपको 3 डेट याद रखनी है। एक 9 दिसंबर 1946, उसके 2 दिन आप जोड़ देंगे तो 11 दिसंबर 1946, उसमें 2 दिन आप जोड़ देंगे तो 13 दिसंबर 1946। ना जाने कितनी बार एग्जाम में ये डेट पूछी गई है। तीनों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको रटना नहीं है, बस आपको मैं याद करा दूंगा। देखिए कैसे। तो शुरुआत आप देखते हैं 9 दिसंबर 1946, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, हमारा संविधान कैसे बनेगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, सब कुछ पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के दिन हुई। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पर इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। तो पूछा गया है कि संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, तो मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अलग अलग देश की मांग कर रहे थे, वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। तो जब ये संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें एक अध्यक्ष भी चुनना था, क्योंकि एक अध्यक्ष तो जरूरी है। पर जब बहिष्कार हो गया तो सभा ने सोचा कि पहले एक अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं, उसके बाद हम स्थायी अध्यक्ष चुन लेंगे। तो सभा ने निर्णय लिया, संविधान सभा ने, कि हम एक अस्थायी सदस्य चुनेंगे। तो सभा का जो सबसे बुजुर्ग सदस्य था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये सबसे सीनियर थे, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया कि जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं हो जाता आप अस्थायी अध्यक्ष रहेंगे। पर उसके 2 दिन बाद जब संविधान सभा की बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों, याद रखिएगा। जब आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पर जब पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उसके 2 दिन बाद 9 हो गई, फिर 11 दिसंबर 1946 हो गई। अब देखते हैं 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, उसे पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्यवाही शुरू हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया, तो इसे 13 दिसंबर को, जब अध्यक्ष बन गए उसके बाद ही आगे कार्यवाही शुरू होगी संविधान सभा की। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, पेश किया संविधान सभा के। तो उसके बाद हम कुछ प्रमुख समितियों के अध्यक्ष देख लेते हैं। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, 1 नंबर का। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको देखिए कैसे याद करते हैं। सबसे पहले संचालन समिति। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही संचालन समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग समिति, कि संविधान की रूपरेखा क्या होगी, कैसे बनाना है, तो उसके अध्यक्ष सभी को पता ही होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तीसरा याद रखना है आपको, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय मतलब कि जैसे आपको पता है भारत आज हम राज्य कहते हैं ना, उस समय प्रांतों में बटा हुआ था। तो इस सभी प्रांतों को एकजुट किसने किया, भारत को एकजुट किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इससे आप याद रख सकते हैं कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देते हैं संघीय संविधान समिति। संघ मतलब कि केंद्र, तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी एसएससी में पूछा गया था कि राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ये 5 याद होना चाहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद भी हो गए होंगे क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया क्योंकि वो अलग देश की मांग कर रहे थे। तो आखिर दिन आ ही गया कि 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। भारत का बंटवारे की घोषणा कब की गई, तो 3 जून 1947 को। तो भारत जो है अपना आजादी दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाता है, पर पाकिस्तान अपना आजादी दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाता है। तो जब देश का विभाजन हो गया तो उसके बाद जो संविधान सभा बैठी थी उसका पुनर्गठन हुआ। तो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन क्यों किया गया, क्योंकि जो पहली संविधान सभा बैठी थी उसमें तो जो पाकिस्तान के सदस्य थे वो भी तो इंक्लूड थे ना। जो पाकिस्तान की जो देशी रियासतें थी, जो वहाँ के राजा थे और जो वहाँ के प्रांतों के ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे वो भी सम्मिलित थे। लेकिन जब पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, इधर बांग्लादेश जो आज हम पहले पूर्वी पाकिस्तान वो भी बन गया, तो जो उसके राजा रजवाड़े थे वो हमारे संविधान में क्यों भाग लेंगे। तो इसीलिए अब क्या हुआ, सदस्यों की संख्या कम हो गई। पहले कितने थे, तो याद रखना पहले थी 389, 389। अब कितनी हो गई, तो 299। जब आपसे प्रश्न बनेगा तो ऐसा पूछा जाता है कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो उसमें कुल सदस्य कितने थे, तो याद रखिएगा 389। तो जब पूछा जाएगा कि जब भारत का विभाजन हो गया तो जब संविधान सभा का पुनर्गठन के बाद कितने सदस्यों की संख्या हो गई, तो 299। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि कम हो जाएंगी ना यार, बस ये पहले 389 थी उसके बाद कम होकर 299 हो गई। तो जब 299 होगी तो प्रांतीय सदस्यों में भी कमी आएगी, तो 229 ब्रिटिश प्रांतीय सदस्य थे और राजे रजवाड़ों में भी कमी आएगी। तो पहले जो 70, अभी कितने हो गए 70, और पहले कितने थे, तो पहले मैं आपको बताऊं तो पहले थे 93 और अब कमी हो गई कितने हो गए 70। और पहले
ये प्रांतीय सदस्य कितने थे? तो प्रांतीय सदस्य 292 और अब कम हो गए, कितने हो गए? 229। ये तो ऐसे ही देखो 9 टू ये जो 2 है इधर उठा के इधर लग दिया इन्होंने, बस 229 हो गए। इसको अब ऐसे याद कर सकते हैं। जब 229 ये हो गए तो बचे 299 कितने? तो 70 देशी रियासतों के सदस्य हो गए। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जब सभा का पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद संविधान बनने की कार्रवाई तेज हो गई। तो दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। तो उन्होंने मतलब दुनिया भर के जितने भी संविधान है उनको बारीकी से परखा और उसमें से अच्छे अच्छे विचारों को उठाया, अच्छे अच्छे कानून को उठाया, संविधान का मसौदा तैयार किया। तो उन्होंने मतलब दुनिया भर के जितने भी संविधान है उनको बारीकी से परखा और उसमें से अच्छे अच्छे विचारों को उठाया, अच्छे अच्छे कानून को उठाया। तो जो संविधान के स्रोत है इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो संविधान के स्रोत कि मतलब कहाँ से क्या उठाया गया वो भी आपको बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बस मैं नेक्स्ट वीडियो वही अपलोड करूंगा, इसलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दुनिया भर के कानूनों को, संविधान को बारीकी से पढ़ने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया और आखिर वो दिन आ गया कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। तो उस समय कुल कितने मेंबर थे? तो याद रखिएगा जब सभा का पुनर्गठन हुआ था 299 मेंबर थे ना, तो उनके हस्ताक्षर हुए और उसके बाद ये जो है संविधान बनकर तैयार हो गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार होता है, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पर 26 नवंबर को संविधान बन तो गया, पर इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे भी कारण है कि संविधान बना 26 नवंबर को, पर लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? इसके पीछे एक ऐतिहासिक दिन का कारण है कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसमें भले ही हम गुलाम थे, पर कांग्रेस ने क्या किया था, आपको मैंने कांग्रेस अधिवेशन में बताया हुआ ना। कांग्रेस अधिवेशन की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो माई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे देख लेना। मैंने उसमें जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए सबके बारे में बताया है। तो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय झंडा लहरा दिया और कहा कि आज से हम आजाद हैं। भले ही उस समय गुलाम थे, लेकिन उन्होंने आजादी दिवस उसी दिन से मनाया और उसके बाद हर 26 जनवरी को कांग्रेस आजादी दिवस मनाती थी। इसीलिए भारत भले 15 अगस्त को आजाद हो गया, लेकिन उन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू करके इस दिन गणतंत्र देश बन गया और गणतंत्र दिवस मनाया। इसलिए ये ऐतिहासिक दिन है 26 जनवरी का। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं संविधान से कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। कितने दिन? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और जो संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? जो संविधान सभा बैठी थी, ऐसा नहीं कि ऐसे संविधान बन गया, उसमें बहस हुई थी। तो जैसे आप देखते हैं ना संसद में बहस होती है किसी कानून बनने पर, तो कुल 114 दिन की बहस हुई थी संविधान बनने के लिए। और संविधान के निर्माण पर कुल खर्च कितना आया था? तो एग्जैक्ट बताऊं तो आपको 63,96,729 रुपए, लगभग आप जान लीजिए कि 64 लाख रुपए का खर्च आया था हमारे संविधान को बनाने में। और जब संविधान बना था तो इसमें कुल कितने 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। पर वर्तमान समय में 8 में आप बस 4 ऐड कर दीजिए, 12 अनुसूचियां। तो भाग उतने ही हैं 22 भाग, और अनुच्छेद भी 395 हैं और अनुसूचियां कितनी हो चुकी हैं? 12। हालांकि 395 अनुच्छेद में ए बी ऐसे 395 ए 395 बी कर करके लगभग 450 अनुच्छेद हो चुके हैं, पर मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। उसके आगे ऐड हुए हैं ऐसे 395 ए 395 बी, पर जो संख्या 395 की है। अब आप देखें तो लगभग 450 अनुच्छेद हो चुके हैं, पर मूल रूप से कितने हैं? 395 अनुच्छेद ही हैं। पर अनुसूचियां जरूर बढ़ी हैं 4, पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य किए गए थे, ये भी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए। तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो तिरंगा, हमारा भारत का तिरंगा, इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ये डेट याद रखना, कब? 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। कब जनगण मन कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। जो हमारा क्या कहते हैं संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया ना, उसे 2 दिन पहले ही राष्ट्रगान अपना लिया गया। और 2 दिन बाद जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ तो राष्ट्रगीत उस दिन अपनाया गया था। याद रखेगा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया था। 3 चीजें फिर देख लीजिएगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। जब किसी देश का संविधान है तो एक झंडा भी तो होना चाहिए ना, तो हमारा तिरंगा 22 जुलाई को अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 2 दिन पहले राष्ट्रगान अपना लिया गया। और 26 जनवरी को एग्जैक्ट उसी दिन जिस दिन संविधान लागू हुआ राष्ट्रगीत अपना लिया गया, वंदे मातरम। तो उसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ये वीडियो का आखिरी पार्ट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय का मंत्रिमंडल कौन कौन था, मतलब कौन कौन से मंत्री थे। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सबको पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले गृह मंत्री कौन थे? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री थे।
और शिक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे शिक्षा मंत्री बहुत ही काबिल व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और पहले रेलवे मंत्री, तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, डॉक्टर जॉन मथाई हमारे पहले रेलवे मंत्री थे। और श्रम मंत्री तो जगजीवन राम। रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। ये बलदेव सिंह एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो इसको आप याद करने के लिए मैं अगर आपको ट्रिक बता दूं, ऐसे याद होना चाहिए, पर ट्रिक के लिए अगर आप देखें तो रक्षा मंत्री, देखिए रक्षा करना है तो बलवान व्यक्ति होना चाहिए जिसके अंदर भुजाओं में बल हो, इसलिए आप बलदेव याद रखना कि बलदेव होगा, अगर वो बलवान होगा तभी तुम्हारे देश की रक्षा कर पाएगा, क्योंकि एसएससी में पूछा गया, इसलिए मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। ये इंपोर्टेंट है कि हमारे पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। और पहले स्वास्थ्य मंत्री तो राजकुमारी अमृत कौर, ये हमारे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। और हमारे उस समय के वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. शनमुगम शेट्टी। बैंकिंग एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो याद रखिएगा आर.के. शनमुगम शेट्टी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आशा करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस